हो रही है डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की। जैसे आप इंटरनेट में देख रहे हैं, अपने सेल फोन्स के हवाले से देख रहे हैं, या कोई साइंटिफिक कम्युनिटीज के हवाले से देख रहे हैं, जितनी भी चीजें हैं दे आर रैंडमली मूविंग टुवर्ड्स द डिजिटल टेक्नोलॉजीज। और हर दफा हर रोज आप कह रहे हैं कि इसमें प्रोग्रेस हो रही है। अब अगर हम देखें कि अगर हम बात करें कम्युनिकेशन सिस्टम की, तो पहले आप लोगों को शायद पता हो कि कम्युनिकेशन सिस्टम्स मैनुअली परफॉर्म किया जाता था। कोई रनर्स यूज किए जाते थे, कोई कैरियर पिजन्स यूज किए जाते थे, पिजन्स जो कबूतर यूज होते थे किसी दौर में, लाइक इन मुगल एम्परर वगैरह के टाइम। और फिर कभी लाइट्स और फायर्स के जरिए कम्युनिकेशन की जाती थी फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। कोई इशारे, कोई इवन के अगर जंगों के हवाले से किसी लाइट्स या फायर्स को जला के बताया जाता था कि व्हाट सॉर्ट ऑफ मैसेज दे वांट टू ट्रांसफर। लेकिन आजकल जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम है दैट बिलोंग टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बेसिकली। तो हमने जो पढ़ना है इस कोर्स में कम्युनिकेशन सिस्टम्स के बारे में, वो बेसिकली हम उन्हीं को पढ़ेंगे दैट इन्वॉल्व बेसिकली एन इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो वैसे तो बहुत वाइड ऑफ वैरायटी ऑफ थिंग्स होंगी कम्युनिकेशंस के हवाले से, सिस्टम्स के हवाले से, बट हम कुछ सिलेक्टिव इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सिस्टम्स पढ़ेंगे दैट इज गिवन इन आवर कोर्स आउटलाइन बाय द HEC। अब हम कहते हैं कि why we need an electrical system for communication। आपने गौर किया होगा कि अगर हम एक डिस्टेंस पे बैठे हैं, आप अपने अपने घरों में बैठे हैं, आई एम हियर, और हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सिस्टम। अगर ये ऐसा ना होता तो दैट कम्युनिकेशन विल नॉट बी पॉसिबल। इसके अलावा अगर आप बाहर वाले मुल्क में किसी में बैठे होते, ग्लोबली बैठे होते, किसी और लॉन्ग डिस्टेंस पर भी बैठे होते, इसकी कम्युनिकेशन भी इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सिस्टम के हवाले से डिपेंडेबल होगी। सेकंड केस में जो हमारे पास ये ज़हन में रखें कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं वो इकोनॉमी के हवाले से भी बड़े चीप हैं। यानी अगर ऐसा हो कि एक कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जैसे अब हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसमें कोई पैसे इन्वॉल्व नहीं हो रहे, मतलब जो भी पैसे थे दैट इज ऑन द इंटरनेट, rather than we are arranging some sort of a venue, then हम क्या कहते हैं, कोई उसका सिस्टम बनाए, उसमें कोई जो है मल्टीमीडिया सिस्टम्स वगैरह परफॉर्म करें। आप, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, इट्स स्क्रीन इज शेयरिंग, यू आर यूजिंग योर लैपटॉप। सो जो इकोनॉमी है दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सिस्टम्स को या जो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स को बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर रही है। तो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो आजकल हम यूज कर रहे हैं दैट इज वेरी चीपर एज वेल बाय द यूज ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर्स। जो आप माइक्रो प्रोसेसर्स यूज हो रहे हैं हमारे पास उन डिजिटल सिस्टम्स में, उसकी एक वजह जो ये है कि क्या कहते हैं, दे आर वेरी वेरी चीप, यानी इकोनॉमी के हवाले से दे आर वेरी वेरी इकोनॉमिकल। और सेकेंड केस में जो डिजिटल सिस्टम्स हम यूज करते हैं, अब हम आते हैं एक चीज की तरफ जो कि हम डिजिटल लॉजिक डिजाइन में पढ़ते हैं। ना सिर्फ डिजिटल सिस्टम्स का एक फायदा जो मैं बता रहा हूं कि वो इकोनॉमी है, उसका जो सेकंड बेनिफिट है दैट इज दिस, कि जो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है दैट इज बेसिकली अ वेरी नॉइज इम्यून सिस्टम, यानी इसमें एरर ऑफ चांसेस बहुत कम है। उसकी वजह ये है कि एवरीबॉडी नोज, अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि डिजिटल मैसेज किस तरह का होता है, तो साद आप बताओ बेटा डिजिटल मैसेज कैसा होता है, अगर हम डिजिटल मैसेज को डिफाइन करें। सर सिग्नल होता है कोई 1 0 के फॉर्म में। हाँ, बिकॉज ऑफ द फाइनाइट वैल्यूज, यानी ऑफ द सिंबल्स वैल्यूज दैट इज 1 0। आप देख रहे होंगे कि डिजिटल हमेशा एक वेव फॉर्म में होगा। जैसे आपने डिजिटल लॉजिक डिजाइन में कुछ वेव फॉर्म्स को डील किया होगा, उनको आप इनपुट देते होगे गेट्स की, और फिर आउटपुट आप देखते होगे गेट्स के हवाले से। तो वो वेव फॉर्म्स होती हैं, डिजिटल वेव फॉर्म्स होती हैं, जो कि वैल्यू को, किसी भी वैल्यू को, यानी मैं जो बोल रहा हूं इसको भी करेक्टराइज करेंगी 0 1 की फॉर्म में। तो फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज में फाइनाइट जो है वो उसको मॉडिफाई करेंगी। तो दीज आर बेसिकली डिजिटल। अब जब ये मॉडिफाई हो जाती है फाइनाइट वैल्यूज में, तो जो
ये जो चीज है ये इन वेव फॉर्म्स को नॉइज इम्यून बनाती है और एरर फ्री काफी हद तक बना देती है, रेदर देन अगर हम कंटिन्यूअस सेट ऑफ वैल्यूज की बात करें, यानी अगर हम देखें ना कंटिन्यूअस वैल्यूज हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं एक कंटिन्यूअस वैल्यूज है बिटवीन 0 एंड 10, तो उसमें तमाम वैल्यूज आ जाती हैं, यानी उसमें 0 और 1 के दरमियान भी इतनी वैल्यूज आ जाएंगी कि वी कैन नॉट से कि यार कौन से पॉइंट पे जाके एरर आया है। तो इस हवाले से यानी जब हम फाइनाइट सॉर्ट ऑफ मॉडिफिकेशन करते हैं, सिंबल्स की कर देते हैं, अपने पूरे डाटा को वेव फॉर्म में डील करते हैं, तो उसको वो बहुत हद तक एरर फ्री या रिसीविंग एंड पे हमारे लिए एरर फ्री या नॉइज इम्यून हो जाता है। नॉइज जब मैं बात करूंगा कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो उससे मुराद मेरा ये होगा कि जो भी कोई ओरिजिनल सिग्नल है अगर वो किसी तरीके से इंटरप्ट हो रहा है, तो दैट इज बेसिकली मीनिंग ऑफ नॉइज। ठीक है, नॉइज का मतलब ये है कि द ओरिजिनल सिग्नल that is being replaced by some sort of a channel dispersions or some sort of environmental dispersions की वजह से अगर मेरा सिग्नल कुछ डिस्पर्स हुआ है, उसकी ओरिजिनलिटी जो है वो डिस्पर्स हुई है, तो दैट इज बेसिकली अ नॉइज सिग्नल आ जाएगा। और वैसे नॉइज सिग्नल हम किसी एक रैंडम सिग्नल को कहते हैं इन कम्युनिकेशन सिस्टम। अब हम आते हैं, एक चीज ज़हन में रखिएगा, मैं कुछ चीजें करेक्टराइज करता हूं। जैसे आपने गौर किया होगा, आपने वैसे टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम से एक चीज नहीं पढ़ा, कोई आप में से मुझे एक बच्चा बता सकता है कि जो हम स्पीच सिग्नल होता है, जो ह्यूमन स्पीच सिग्नल होता है, वो डिजिटल होता है या एनालॉग होता है? यानी जर्नल ह्यूमन स्पीच सिग्नल को डिजिटल नेचर में करेक्टराइज किया जाता है या एनालॉग नेचर में करेक्टराइज किया जाता है? एनालॉग में होता है सर। क्या वजह है उसकी? वैसे तो ये गलत कहा है आपने, लेकिन खैर आप क्या कहते हैं, क्या वजह है? वजह पता नहीं सर, एक पॉइंट ऑफ व्यू था थिंकिंग की वो। देखें, जो ह्यूमन वॉइस है उसको कहा जाता है, करेक्टराइज किया जाता है एज अ डिजिटल सिग्नल। उसकी वजह यह है कि जो मैं बोल रहा हूं, इसके बैक एंड पे जो ह्यूमन स्पीच होती है, उसका जो डाटा होता है वो एक लैंग्वेज होती है। वो जो लैंग्वेज है वो फाइनाइट है, समझे आप? तो कभी ये बहुत दफा आता है कहीं ना कहीं एमसीक्यू कि ह्यूमन स्पीच जो है दैट इज बेसिकली करेक्टराइज एज अ डिजिटल सिग्नल। और यहां पर भी कभी आप पहला चैप्टर को जब गो थ्रू करेंगे थ्योरी में, दैट विल बी रिटन हियर एज वेल। याद रहेगा अब हमेशा के लिए? यस सर। और रीजन भी याद रखना है कि उसका रीजन ये है कि ह्यूमन स्पीच में जो करेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, जिसके जरिए वो जो डाटा आ रहा होता है, दैट इज बेसिकली फाइनाइट। जब भी कभी हम कहते हैं कि किसी भी चीज को कम्युनिकेशन सिस्टम में दैट इज फाइनाइट, तो उसको हम टर्म करेंगे डिजिटल के हवाले से। जो इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी उनको हम टर्म करेंगे एनालॉग के हवाले से या कंटिन्यूअस के हवाले से। अब हम आते हैं एक और चीज की तरफ। एक और जैसे एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया ना डिजिटल के हवाले से ह्यूमन स्पीच की, एक और एग्जांपल है टेलीकम्युनिकेशन में, दैट इज कॉल्ड बेसिकली मॉर्स कोड। मॉर्स कोड जो होते हैं, जो मॉर्स कोड होते हैं, उसमें क्या किया जाता है, किसी टेलीकम्युनिकेशन के में यूज होते हैं ये कोड्स। ये आप कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क अगर कोई बच्चे डोमेन में जाएंगे तो उसमें मॉर्स कोड के हवाले से पढ़ेंगे या डिजिटल कम्युनिकेशंस में पढ़ेंगे। मॉर्स कोड में क्या होता है कि हम अपने किसी भी डाटा को करेक्टराइज करते हैं इन सिग्नल्स की सूरत में, जिसमें कि रिप्रेजेंट होता है सिग्नल डैशेस और डॉट्स में, या फिर डिट्स एंड डैशेस के हवाले से भी होता है, डैशेस एंड डॉट्स में। आगे एक मॉर्स कोड के हवाले से एक डाटा रिप्रेजेंट हुआ होगा, वो भी मैं बता दूंगा आपको। अब हम आ जाते हैं कि जी कम्युनिकेशन सिस्टम के कुछ ये फीचर्स थे, कुछ ये बैकग्राउंड था, कम्युनिकेशन होती क्या है। हाँ, अगर हम कहें कि व्हाट इज बेसिकली अ सिंपल कम्युनिकेशन सिस्टम, तो कौन बच्चा मुझे बताएगा? मैं अगर किसी बच्चे से कहता कि मुझे ना एक वाइट पेज पे लिख के दो अ सिंपल कम्युनिकेशन सिस्टम, तो उसमें कितने ब्लॉक्स इन्वॉल्व होने चाहिए? सर 3 ब्लॉक होंगे। अच्छा, क्या क्या? सर एक रिसीवर का होगा, एक अच्छा। जो
उसको मैनिपुलेट कर रहा है, एक सेंडर का होगा। तो रिसीवर पहले आएगा या सेंडर पहले आएगा? सेंडर पहले आएगा सर। हाँ, तो फिर आप सेंडर पहले, बिल्कुल ठीक है। टिपिकली अगर हम सिंपल कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें तो वो 3 ब्लॉक से रिप्रेजेंट होगा। आई डोंट नो इन्होंने तीसरे ब्लॉक को क्या कहा है, लेकिन हम कम्युनिकेशन सिस्टम में तीसरे ब्लॉक को कहेंगे चैनल। अब मैं बताता हूं चैनल क्या है। तो पहला होता है ट्रांसमीटर या सेंडर, जिसको ये कह रहे हैं। दरमियान में आता है एक ब्लॉक दैट इज कॉल्ड चैनल, और फिर जो लास्ट ब्लॉक है दैट इज बेसिकली या रिसीवर, या फिर उसको दोनों टर्म में रिसीवर ही कहेंगे। जो सेंडर है उसको सेंडर या ट्रांसमीटर कहा जाता है, रिसीवर एंड पे रिसीवर ही कहेंगे। ये जो चैनल है ये मीडियम है बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। दैट कैन बी अ वायर्ड मीडियम, दैट कैन बी अ वायरलेस मीडियम। आप चेक कर रहे होंगे कि जो लाइंस टेलीफोनी है दैट इन्वॉल्व अ वायर्ड मीडियम, और जो सेलुलर फोन्स हम यूज कर रहे हैं दैट इन्वॉल्व द वायरलेस मीडियम, या जो टीवी ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है दैट इन्वॉल्व अ वायरलेस सिस्टम, या कंप्यूटर वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ वायरलेस सिस्टम। ठीक ठीक हो गया, ये याद रहेगा। नाउ आपकी स्क्रीन पे कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, उनको करेक्टराइज किया गया है। पहले देख रहे हैं आप एक वायर्ड कम्युनिकेशन की एग्जांपल है, सेकंड में टीवी ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से एक एग्जांपल है दैट इज बेसिकली अ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। फिर आपको जो वायरलेस कंप्यूटर एक्सेस नेटवर्क्स हैं उसके हवाले से वायर्ड एंड वायरलेस दोनों यूज होने, उसकी ब्लॉक डायग्राम गिवन है कि किस तरह जहां पर वायरलेस एक्सेस पॉइंट होगा तो दैट विल बी अ वायरलेस सिस्टम, और जहां पर वायरलाइन नेटवर्क बना हुआ होगा तो दैट विल बी अ वायर्ड सिस्टम, वायर्ड। अब हम आते हैं कि जी ये जो सेंडर या ट्रांसमीटर है, वी कॉल्ड इट अ सोर्स एज वेल, यानी कि यहां जहां से मैसेज ओरिजिनेट हो रहा है फ्रॉम द सेंडर और ट्रांसमीटर, वी कॉल्ड इट अ सोर्स एज वेल। और अब हम आते हैं इस ब्लॉक की तरफ। पहले हमने बात की एक सिंपल कम्युनिकेशन सिस्टम की, अब हम बात करते हैं जो नाउ अडेज कम्युनिकेशन सिस्टम्स के ब्लॉक यूज हो रहे हैं। तमाम बच्चों को ये स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। और आवाज भी मेरी ठीक आ रही है ना? यस सर। ये सर क्लियर है बस। अब हम मूव करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट दैट इज बेसिकली एन इनपुट मैसेज। कोई बच्चा मुझे बताए कि ये हो गया इनपुट मैसेज दैट इज फ्रॉम अ सोर्स। ये याद रखिएगा यार हमेशा, इसे हम कहते हैं कि इनपुट मैसेज आ रहा है किसी सोर्स से, किसी ट्रांसमीटर से, या फिर किसी क्या कहते हैं सेंडर साइड से। तो अब आगे आते हैं हम और हम कहते हैं दिस इज एन इनपुट ट्रांसड्यूसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट इनपुट ट्रांसड्यूसर? You are in electrical engineering. Why we need and what is the purpose of that input transducer? अजमत बैठा है यहाँ बच्चा? यस सर। बताएं बेटा। सर ट्रांसड्यूसर हमारे पास ऐसी डिवाइस होती है किसी भी टाइप के सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। बिल्कुल ठीक है, बाकियों को समझ आई है? जी सर। Now this input message can be converted into an electrical signal using that block diagram. फिर हम मूव करते हैं this input signal through the transmitter antenna into the channel. That is a channel basically. Now channel can be a wired medium or a wireless medium. ठीक है? Then at the receiver we're gonna receive that signal. फिर आउटपुट ट्रांसड्यूसर है जो कि उसको दोबारा उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा आपके डाटा में। कोई भी डाटा है, ये इनपुट मैसेज कोई तस्वीर हो सकती है, कोई वॉइस हो सकती है, कोई डाटा हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है। समझ आ गई है? अगर इन ब्लॉक्स की, फिर मैं इस ब्लॉक पे आता हूं डिस्टॉर्शन एंड नॉइस की तरफ। यस सर। ओके, ये अच्छी तरह देख लें भाई ब्लॉक डायग्राम, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्लॉक डायग्राम। आप इसको बार बार देखेंगे इन दैट कोर्स, इन डिजिटल कम्युनिकेशन कोर्स, इन कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क कोर्स।
if you want to have a communication domain. So that is basically, ये वैसे तमाम ब्लॉक्स को नहीं रिप्रेजेंट किया गया अभी। जो आप जो कोर्सेज जाएंगे, स्पेशलाइज्ड कोर्सेज की तरफ जाएंगे, इन ब्लॉक्स में इजाफा होता जाएगा उन स्पेशलाइज्ड कोर्स की वजह से। जैसे अगर आप डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ रहे होंगे तो फिर आपके पास ये जो ट्रांसमीटर वाला ब्लॉक है और रिसीवर वाला ब्लॉक है, इसके दरमियान में बहुत सारे डिजिटल टेक्निक्स इन्वॉल्व हो जाएंगी। अगर आप कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क में पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पर बहुत सारी FDM, TDM की टेक्निक्स, मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्निक्स इन्वॉल्व हो जाएंगी। अगर आप वायरलेस कम्युनिकेशन देख रहे होंगे तो इस ट्रांसमीटर और रिसीवर में जो मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्निक्स वायरलेस के हवाले से यूज हो रही हैं, उनमें इजाफा हो जाएगा। तो ये जो ब्लॉक डायग्राम है, दैट इज बेसिकली अ जनरल ब्लॉक डायग्राम फॉर अ कम्युनिकेशन सिस्टम। अब हम आते हैं कि जी यहां पर एक लास्ट ब्लॉक है, दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड विद द डिस्टॉर्शन इन वॉइस। देखें, जब भी बेटा अगर तो हम वायर्ड मीडिया यूज कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हैं, कोएक्सियल केबल यूज कर रहे हैं, कोई डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली दैट इन्वॉल्व अ वेरी लिटिल डिस्टॉर्शन एंड नॉइज। लेकिन जो वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल है, दैट कैन बी करेक्टराइज्ड बाय द डिस्टॉर्शन एंड नॉइज। कि हमें नहीं पता कि जब हमने जो हमारा फ्री मीडियम है वो एयर है अगर, तो दैट कैन इन्वॉल्व द डिस्टॉर्शन एंड नॉइज, एंड दैट डिस्टॉर्शन एंड नॉइज इज ड्यू टू द सेवरल रीजंस। वो कोई इन्वायरमेंटल हो सकती है, यानी कोई रेन ड्रॉप्स के हवाले से हमारे जो सिग्नल्स हैं, दैट कैन बी, जिसे हम डॉपलर स्प्रेड का पार्ट कहते हैं, वो हम डिजिटल कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं, उसका जो डिटेल होता है, जैसे टाइम स्प्रेड, डॉपलर स्प्रेड्स वगैरह की चीजें हैं। या फिर हम देखते हैं कि कोई बिल्डिंग्स हैं हमारे रिसीवर और सेंडर के दरमियान, और उसमें जो हमारा सिग्नल है वो रिफ्लेक्ट बैक हो सकता है, रिफ्रैक्ट हो सकता है, या बाउंस बैक हो सकता है। तो दैट आर द सेवरल रीजन। और फिर जब हम रिसीवर एंड पे जाते हैं तो जो ओरिजिनल सिग्नल होता है वो डिस्टॉर्ट हुआ जाता है। तो डिस्टॉर्शन क्या है? डिस्टॉर्शन इज बेसिकली द चेंज इन सिग्नल वैल्यूज दैट कैन बी इन एम्पलीट्यूड चेंज, और दैट कैन बी, यू कैन से, जो उसका टाइम लैप्स का चेंज भी आ सकता है। यानी एक सिग्नल था, वो रिसीवर एंड पे उसके एम्पलीट्यूड में चेंजेस हो सकती हैं, डिस्टॉर्शन हो सकती है, या फिर उसमें डिले पैदा हो सकता है वैल्यूज का। यानी एक कंप्लीट सिग्नल जो रिसीवर एंड पे आ रहा है, उसमें पहला कुछ थोड़ी सी वैल्यू आई है, फिर थोड़ी सी वैल्यू आई है, और हमें पता नहीं चल रहा कि ये ओरिजिनल सिग्नल क्या था। तो दिस इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन बेसिकली, the changes of the values with respect to the amplitude or time delay, that is called distortion in communication systems. तो समझ आ गई है डिस्टॉर्शन एंड नॉइज की? यस सर। अब हम आते हैं कि चैनल का मैंने बता दिया आपको। अब हम आते हैं कुछ चीज की तरफ, और वो है जी, हम मूव करते हैं। अच्छा, मैं अब आपको पहले चैप्टर के बाद कुछ चीजें बता देता हूं। ये आप खुद ही स्टडी कीजिएगा, जो पहले चैप्टर की कुछ बाकी चीजें हैं, एनालॉग एंड डिजिटल मैसेजेस वगैरह। मैंने कुछ चीजें आपको पहले बताई भी हैं, जैसे मैं ह्यूमन स्पीच का बता रहा था, ये कह रहा था, मॉर्स कोड्स का बताया आपको। ये प्लीज इसको रीड कर लीजिएगा। हो सकता है कि कहीं इस कोर्स में, मैंने आपको पहले ही बताया था पहले लेक्चर में, कि ये कोर्स थ्योरेटिकल स्टडीज और न्यूमेरिकल स्टडीज दोनों पे कंसिस्ट कर रहा होगा। ऑब्वियसली जो न्यूमेरिकल्स होंगे दैट विल बी 80%, बट थ्योरेटिकल स्टडीज आर देयर फॉर 20% एज वेल। कोई शॉर्ट क्वेश्चंस, या फिर आप कह सकते हैं उसमें कोई ब्लॉक डायग्राम्स इन्वॉल्व होंगी। तो इस कोर्स को जब आपने लेके चलना है तो यू हैव टू रीड दैट बुक, सिर्फ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं करते रहना। अच्छा, ये कुछ वेव फॉर्म्स हैं। तो आपको पता है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो आप, और क्योंकि डिजिटल वेव फॉर्म को करेक्टराइज किया जाता है, आपने गौर किया होगा कि दो ही वैल्यूज में, यहां पर एक ब्लॉक डायग्राम गिवन है जिसमें एक ट्रांसमिटेड सिग्नल को विद रिस्पेक्ट टू अ डिजिटल वे ऑफ कोडिंग, कोई भी डिफरेंट कोडिंग यूज किया गया है, दो एम्पलीट्यूड्स में डिवाइड किया गया है। एक उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज a/2, और उसकी जो लोएस्ट वैल्यू है दैट इज -a/2। फिर नीचे वाली पार्ट बी में बताया गया है
कि एक सिग्नल जो रिसीव हुआ है दैट इज अ डिस्टॉर्टेड सिग्नल। तो आप गौर करें कि जो पहली पल्स थी वो डिफरेंट थी, जो सेकंड पल्स आई है वो एक डिस्टॉर्टेड सिग्नल है, उसकी वैल्यूज चेंज हो गई हैं। जो हम तीसरी में देख रहे हैं उसमें आप गौर करें कि जो हमारे पास सिग्नल आ रहा है उसमें ना सिर्फ सिग्नल डिस्टॉर्ट हुआ है, उसमें कोई नॉइज वैल्यू भी ऐड हो गई है, यानी कोई और सिग्नल भी ऐड हुआ है। तो दो सिग्नल ऐड हो गए हैं, ना सिर्फ वो डिस्टॉर्ट हुआ है फ्रॉम द ओरिजिनल वैल्यूज, उसके ना सिर्फ एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आई है या टाइम में वेरिएशन आई है, उसमें कोई और सिग्नल भी ऐड हुआ है, तो उसकी जो वैल्यूज हैं वो डिस्टॉर्टेड विद नॉइज हो गई हैं। और फिर हम क्या कर रहे हैं, डी में लास्ट देख रहे हैं जिसमें हम रीजनरेट कर रहे हैं अपने सिग्नल को। तो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक आवर ओरिजिनल मैसेज सिग्नल फ्रॉम द डिस्टॉर्टेड एंड नॉइज सिग्नल, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन ऑफ द सिग्नल। और द प्रोसेस ऑफ you can say the change in amplitude values of the signal is called a distortion of a signal. अब हम आते हैं नमस्कार जी 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 सर, वो जो आपने ग्राफ दिखाया उसके अंदर जो डी पार्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है डिलेड है, तो सर वो तो उसी सीक्वेंस में आ रही है जिस तरह इनपुट था हमारी, डिलेड कैसे है सर? इसमें हम अभी बात इसलिए नहीं कर रहे कि जो सिग्नल रीजनरेट हुआ डिलेड इसलिए है। देखें आप, जो ये सिग्नल था ये इस टाइम लैप्स पे आ रहा है और जो इसका वैल्यू है वो डिफरेंट आ रहा है। गौर कर रहे हैं आप, मैं जो हाईलाइट किया उसमें देखें आप कि जो उसका टाइम फ्रेम था हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वो चेंज हो गया, डिलेड हो गया, पल्स रिसीव हो रही है डिलेड। ठीक है सर। यानी यहां पर अगर T1 है तो जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल जो रीजनरेटेड सिग्नल रिसीव हुआ दैट इज एट T2। एक मिनट होल्ड कीजिएगा यार, सिर्फ एक मिनट फिर हम अच्छा सॉरी यार अब हम आते हैं कि इस जब पहला चैप्टर देखेंगे ना आप, तो जो ही आप इसका कुछ डिजिटल एंड एनालॉग और ये कुछ करेक्टराइजेशन देखेंगे
कि जैसे अभी ये बच्चा बता रहा था, देख रहे थे हम डिलेड के हवाले से करेक्टराइजेशन कि डिलेड क्या है। इस तरह फिर आप देखेंगे कोई एक चीज दैट इज कॉल्ड बेसिकली कि डिस्टॉर्शनलेस रीजनरेटिव रिपीटर्स। रिपीटर्स हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम्स में। वो क्या करते हैं, रिपीटर्स यूज होते हैं, रिपीटर्स बाज़ दफा ऐसे भी यूज होते हैं कि दैट कैन बी यूज विद बिफोर द रिसीवर एज वेल। वो जो भी सिग्नल आ रहा होता है, इनकमिंग सिग्नल आ रहा होता है, ट्रांसमिट सिग्नल आ रहा होता है, उसको डिस्टॉर्शनेट बना के और फिर आगे मूव कर रहे होते हैं। तो दैट इज बेसिकली रिपीटर्स इज आल्सो अ पार्ट ऑफ अ डिजिटल कम्युनिकेशंस रादर देन दैट पार्ट। लेकिन इसका जनरल ओवरव्यू ये है कि रिपीटर्स यूज होते हैं जिनको हम रीजनरेटिव रिपीटर्स कहते हैं, जो कि ट्रांसमिटेड सिग्नल को दोबारा रीजनरेट करके और रिसीवर एंड पे भेज रहे होते हैं। यानी एक लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो रही है, तो हर फॉर एग्जांपल 4 या 5 किलोमीटर के बाद जब हमें लग रहा है कि सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाएगा, वहां पर रिपीटर यूज होगा जो कि उस सिग्नल को डिस्टॉर्शनलेस करके और फिर आगे ट्रांसमिट कर रहा होगा। तो दैट इज बेसिकली अ कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ रिपीटर्स। समझ आइए? यस सर। बार बार उसको रीट्रांसमिट कर रहा होगा टिल के वो हमारे पास अगर 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था तो हो सकता है हम 3 या 4 रिपीटर्स यूज करें और जो कि सिग्नल को क्लीन कर रहे हो, दोबारा रीट्रांसमिट कर रहे हो और टिल उसको फिर रिसीवर एंड पे, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो डिस्टॉर्शन की या डिस्टॉर्शन एंड नॉइज दोनों के हवाले से। तो दैट इज बेसिकली फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। फिर हम बार बार आप बहुत सारे कोर्सेज में एक पार्ट देखते हैं दैट इज कॉल्ड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। तो तमाम बच्चों को पता है कि व्हाट इज एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। तो मैं वैसे तो आपको इसको पढ़ाऊंगा, आई थिंक दैट इज द इन चैप्टर 7 ऑफ बीपी लाठी, लेकिन हम पढ़ के आए हुए हैं सिग्नल एंड सिस्टम में। तो मुझे कौन ऐसा बच्चा है जो ये बताएगा कि एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन सिग्नल की कैसे होती है? उसमें हम एक पार्ट कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ के आए हुए हैं और एक पार्ट नहीं पढ़ के, सॉरी सिग्नल सिस्टम में पढ़ के आए हुए हैं और एक नहीं पढ़ के हुए। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन कैसे होती है, कौन बच्चा बताएगा? मैंने सिग्नल सिस्टम में ये बात बताई थी कि कंप्लीट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन हम वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ेंगे। अगर नहीं आती किसी बच्चे को तो एक बच्चा ये तो बता दे, सर बता दे, टाइम तो जाया ना दे। सर सैम्पलिंग पढ़ी थी हमने उसके अंदर। हाँ, देयर आर 2 पार्ट्स इन्वॉल्व। लेकिन देखें अब हम आते हैं एनालॉग टू, और आज ये गौर से देख लीजिएगा। देखें ये एक सिग्नल है और हमने सिग्नल को सैंपल किया है अकॉर्डिंग टू द सैंपलिंग थ्योरम दैट वी हैव स्टडीड इन सिग्नल एंड सिस्टम, जिसमें हमने कहा था कि अगर आपने सिग्नल की सैंपलिंग करनी है तो आप सिग्नल की सैंपलिंग करेंगे 2b, यानी ट्वाइस ऑफ द बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल, यानी 2b उसके सैंपल्स पर सेकंड होने चाहिए। उसकी वजह यह है, यानी f इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2fs, जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी है दैट विल मस्ट बी, जो हमारे पास उसको देखते हैं हम, या उसमें अगर हम b कर रहे हैं उसकी, या सैंपल्स जो कर रहे हैं वो 2b सैंपल्स पर सेकंड होने चाहिए, जो आपकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है उसके हवाले से। उसकी वजह ये थी, अगर हम 2b के मुताबिक सैंपलिंग रेट नहीं रखते, fs इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2f, उसकी वजह ये है अगर हम ये 2f नहीं रखते तो ये जो सैंपलिंग थ्योरम है, ये जो 2f का फिगर है, f इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2f, दैट इज बेसिकली अ सैंपलिंग थ्योरम, जिसे हम नाइक्विस्ट रेट भी कहते हैं। इसको हम जो है b ग्रेटर देन इक्वल टू 2b विद रिस्पेक्ट टू द बैंडविड्थ भी कहते हैं, और f अगर हम कहते हैं f इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2f, तो दैट विल बी बेसिकली इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसकी वजह ये है, अगर हम ये नहीं करते, सैंपलिंग थ्योरम को नहीं करते, ये नाइक्विस्ट रेट भी कहते हैं, इसको नहीं करते, उसकी वजह फिर क्या होगा, अगर हम सिग्नल रिसीव करने लगेंगे तो हमने आपको पता है कि जो हमारे पास ओवरलैपिंग ऑफ द सिग्नल हो जाएगी और वी कैन नॉट रिकवर्ड आवर ओरिजिनल मैसेज सिग्नल फ्रॉम द सैंपल्ड सिग्नल। ये याद होगा, हमने सिग्नल एंड सिस्टम में पढ़ा है। ठीक हो गया?
यस सर। ओके, अब हम आते हैं एक चीज की तरफ और उसको गौर से देखें। बेसिकली ये एक सैंपल सिग्नल है। इस सैंपल सिग्नल में दिस इज कॉल्ड एम ऑफ टी। ये कम्युनिकेशन सिस्टम में हम बार बार यूज करें। सिग्नल को पहले सैंपल्ड किया। सैंपल्ड करने से सिग्नल डिजिटल नहीं होता। आई टोल्ड यू इन सिग्नल सिस्टम, आई होप कि आपको याद होगा। अभी सिर्फ ये सिग्नल सैंपल्ड हुआ। अब जिस सैंपल्ड हो गया तो सैंपल्ड होने से ये सिग्नल डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज में आ जाएगा। जब हम इस सिग्नल को विद रिस्पेक्ट टू द ये और जो हम सैंपलिंग कर रहे हैं वो गौर से देखें। आप हॉरिजेंटल पार्ट पे कर रहे हैं, यानी जहां पर टी इन्वॉल्व है। ये जो यानी ये सिग्नल था कंटिन्यूअस, ये विद रिस्पेक्ट टू टी वैल्यूज था और हमने इस सिग्नल को सैंपल्ड कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज में चेंज हो गया। समझ आई यहां तक? यस सर। ओके, अब अगर हम इसके एम्पलीट्यूड को भी, दैट इज द एम्पलीट्यूड वैल्यूज, ये वाली, इनको भी डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज में चेंज कर दें तो फिर सिग्नल, और दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ क्वांटाइजेशन। दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। जब आप सिग्नल के एम्पलीट्यूड की वैल्यूज जो कि एक कंटिन्यूअस थी उनको भी डिस्क्रीट कर देते हैं तो दैट इज बेसिकली अ क्वांटाइजेशन। सैंपलिंग एंड क्वांटाइजेशन both will gonna make your signal digital. समझ आई है क्या हुआ? Sampling and quantization both will gonna make your analog signal into a digital signal. समझ आ गई है? अब ये जो सैम्पलिंग है हाँ सर, जब हम सैम्पलिंग करेंगे तो हमारे पास एम्पलीट्यूड नहीं आएगा सर? नहीं, सैम्पलिंग हम कर रहे हैं जो उसकी हॉरिजेंटल एक्सिस पे कर रहे हैं, ठीक है? हॉरिजेंटल एक्सिस पे। जो उसका वर्टिकल एक्सिस पे उसको डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज को चेंज करना, वो क्वांटाइजेशन है। सैम्पलिंग में आप सिर्फ हॉरिजेंटल एक्सिस पे देख रहे होते हैं, यानी कोई सिग्नल था वो कंटिन्यूअस इन था, आपने उसमें उसको डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज दी विद रिस्पेक्ट टू दीज इंपल्सेस। अब ये भी आपको पता है कि ये सैंपल हुआ कैसे होता है कि आप किसी भी कंटिन्यूअस सिग्नल को मल्टीप्लाई कर देंगे एक इंपल्स ट्रेन से, और वो इंपल्सेस आपकी मर्जी से होंगी और वो होनी इस तरह चाहिए कि उसमें 2b या 2f होना चाहिए इंक्लूड, क्योंकि ड्यू टू द सैंपलिंग थ्योरम। तो आप जब मल्टीप्लाई कर देंगे आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू विल हैव दिस सिग्नल, और जो सिग्नल आपके पास सैंपल्ड हो जाएगा। बट फॉर डिजिटल आप उसके एम्पलीट्यूड में भी डिस्क्रीट करेंगे उसके एम्पलीट्यूड्स को, एंड दैट द चेंज इन एम्पलीट्यूड जो कहते हैं इसको क्वांटाइजेशन कहते हैं। और ये क्वांटाइजेशन हम पढ़ेंगे 7वें चैप्टर में। समझ आइए? यस सर। और सैंपलिंग की टाइप्स भी पढ़ेंगे। हमने पहले सिग्नल एंड सिस्टम में सिर्फ सैंपलिंग की है, कैसे होती है, किस सिग्नल से मल्टीप्लाई करके कोई भी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल सैंपल्ड हो जाता है। लेकिन जो हम सैंपलिंग की टाइप्स हैं कि कौन कौन सी टाइप की हो सकती हैं वो हम अभी करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक है? और क्वांटाइजेशन भी वहां पढ़ेंगे हम जब हम डिजिटल मॉड्यूलेशंस की तरफ जा रहे होंगे। तो बिफोर दैट वी विल स्टडी सैंपलिंग एंड क्वांटाइजेशन। लेकिन अभी आपको याद होना चाहिए कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन कैसे होगी, विद द हेल्प ऑफ अ सैंपल। पहले आप सिग्नल को सैंपल्ड करेंगे, फिर आप सिग्नल को क्वांटाइज्ड करेंगे थ्रू क्वांटाइजेशन। सैंपलिंग क्या है? सैंपलिंग आप उस सिग्नल को सैंपल्ड करना इन हॉरिजेंटल एक्सिस। क्वांटाइजेशन क्या है? उसके एम्पलीट्यूड्स को भी डिस्क्रीट करना, और फिर आपका सिग्नल रिसीवर एंड पे डिजिटल में सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। सर, जब हम ये सैंपल करेंगे तो हमारे पास जो इम्पल्स ट्रेन्स की फॉर्म्स में एक आ जाएगा, पर जो इम्पल्स ट्रेन्स होंगे उस दोबारा बोलिएगा। जब हम सिग्नल को सैंपल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सिग्नल इम्पल्स ट्रेन की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक हो गया।
तो जो उनका एम्पलीट्यूड होगा इम्पल्स स्ट्रेंथ ऑफ वो इनफाइनाइट होगा, जिसकी वजह से हम क्वांटाइजेशन फिर करेंगे, जिसकी वजह से फिर हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड है। हमने क्या करना है बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको आपका कहीं ना कहीं डाउट आ रहा है। हमने क्या करना है बेसिकली, हमारा आखिरी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का पार्ट क्या है कि हमने इसको वेव फॉर्म बनाना है। वो वेव फॉर्म कैसी होगी बेटा? वो ऐसे होगी, ये मैं जो एरो लगा रहा हूं ये नजर आ रहा है, यानी इधर स्ट्रेट जाएगी ऐसे, यानी एक रेक्ट होगी ना, ऐसे यहां से ऐसे स्टार्ट होगी और ऐसे होगी, ऐसे ही है। यस सर। अच्छा, अब हमने सैंपल तो कर लिया लेकिन आप देखें इसके एम्पलीट्यूड की वेरिएशन आ रही है। यस सर। उस एम्पलीट्यूड को इक्वल लेवल पे लेके जाने के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन, और फिर हमारा सिग्नल डिजिटल में कन्वर्ट होगा। ठीक हो गया? ठीक है सर। अरे ये सर सर इंसर्ट ही है ना बेटा क्या कह रहे हैं? मुझे आवाज नहीं आ रही। सर किसी और का माइक ऑन था। अच्छा, किसी और का माइक ऑन, ठीक हो गया। अब इस चैप्टर में पीसीएम इनकोडिंग है। इसमें आपको गौर करें, एक पल्स कोड मॉड्यूलेशन है फॉर एग्जांपल, सिंपल है। उसमें वैसे देख लें, मैं इसको करा देता हूं। पल्स कोड मॉड्यूलेशन बेसिकली है क्या? किसी भी सिग्नल को आफ्टर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन होने के बाद, हमने सिग्नल को एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन कर दिया। अब हम देखते हैं कि यार हमारे पास डेटा किस सूरत में होता है, यानी जो उसके एम्पलीट्यूड्स लेवल हैं वो किस तरह कर रहे हैं कि ऑब्वियसली एक वैल्यू उसकी 1 बन रही होगी, एक वैल्यू उसकी नेगेटिव साइड पे 0 बन रही होगी। अब हम क्या करते हैं फिर इसको, जहां पर 1 बन रही होती है और 0 बन रही होती है, तो इस पूरे आफ्टर कन्वर्जन ऑफ द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करने के बाद, यानी सैंपलिंग क्वांटाइजेशन करने के बाद, हम अपने डाटा को विद रिस्पेक्ट टू द पल्सेस मॉडिफाई करते हैं कि यार ये पल्स क्या बनेगी इसकी, और क्या कहते हैं किस तरह की वेव फॉर्म बन जाएगी। तो उसको कहते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन। यानी और देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिग्नल, जो आपने डिजिटल कह सकते हैं लॉजिक डिजाइन में पढ़ी भी होंगी कि किस तरह आपका सिग्नल डिफरेंट वेज में डिजिटली रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन यहां पर हम एक पल्स कोड की मॉड्यूलेशन लेते हैं कि जिसमें हमने एक एनालॉग सिग्नल था, उसको पहले एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट किया। अब हम उस डाटा को जो हमारे पास एनालॉग था वो हमारे पास डिजिटल डाटा में कन्वर्ट हो गया। अब हमने उसकी वेव फॉर्म बनानी है, तो वो कैसे बनेगी वेव फॉर्म? अब आप देखें गौर से कि हमारे पास एक डाटा है, डिजिट है 0, हमने उसको एक बाइनरी इक्विवेलेंट लिया, यानी हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द पीसीएम 4 बिट्स में, तो 0 0 0 उसके 4 लेवल हो गए हैं। तो 4 लेवल को हमने विद रिस्पेक्ट टू दैट पल्स कोड वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। फिर 0 0 1 है, 1 इज फॉर हायर लेवल्स, तो आप चेक कर रहे हैं 0 0 0 इज रिप्रेजेंटेड विद द negative waveforms here and 1 will be represented with the upper level here. So that is the representation like this with the help of a pulse code. PCM encoding कहते हैं इसको। encoding क्या होता है? किसी भी डेटा को with respect to some sort of a code या with some sort of a waveform represent करना, that is called encoding. So that is a pulse code modulation encoding. इस टेबल को गौर से देख लीजिएगा। हम आगे आते हैं और अब हम बात करते हैं हमारे पास बैंडविड्थ। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि व्हाट इज बेसिकली अ बैंडविड्थ? ये उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी होती है, उसकी सारी रेंज जो होती है। क्या रेंज? हाँ बिल्कुल ठीक है, रेंज होती है, लेकिन क्या रेंज होती है? तो जिसके क्रॉस में ट्रांसमिट की जाती है, जिसके अक्रॉस क्या ट्रांसमिट किया जाता है? कोई भी सिग्नल हो बेटा। अगर हम बात कर रहे हैं सिग्नल बैंडविड्थ की, देयर आर 2 थिंग्स इन बैंडविड्थ। मैंने ये आपको वैसे अपने नोट्स से पढ़ाया हुआ है, मैं वो ओपन कर लेता हूं दोबारा। अब कुछ चीजें मैं अपने वो एक नोट्स मैंने आपको कराए थे, आई होप कि वो आपके पास होंगे, अगर नहीं है तो मैं उसको दोबारा ओपन करता हूं। सर लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के दरमियान का जो रीजन है उसको बैंडविड्थ कहेंगे, जिसके अंदर कोई बैक वगैरह ऑपरेट कर रहा होता है।
अच्छा, कोई और बच्चा भी बताए. You can define bandwidth in various ways. आपके सामने नोट्स पे भी बैंडविड्थ डिफाइन हुई भी है. ये जो मैं नोट्स अब ओपन करने लगा हूं, आपके साथ शेयर करने लगा हूं, ये गिवन है बेटा, ठीक है. ओपन कोर्स वेयर पे भी और एलएमएस पे भी. एलएमएस में आप जब लेक्चर्स के देखेंगे सेशंस में, तो यू कैन फाइंड इट. और हमारा लेक्चर का टाइम कब तक है? 11:45 तक. जी सर. यस सर, पूरे दिन. जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड. मैंने एक नोट्स में आपको चले. हैव यू रिमेंबर 2 सिग्नल्स, बेस बैंड सिग्नल और बैंड पास सिग्नल? व्हाट इज अ बेस बैंड सिग्नल एंड व्हाट इज अ बैंड पास सिग्नल? कोई बच्चा जिसको याद हो. सर बैंड पास तो पढ़ा हुआ, बेस बैंड नहीं पढ़ा हुआ. अच्छा, सिर्फ होल्ड करें, क्योंकि मैं जो नोट्स पे एग्जांपल लिखी हुई है वो बैंडविड्थ की जो डिफाइन किया गया है, वो बेस बैंड और बैंड पास 2 सिग्नल के रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट किया गया है. चलो ये भी क्लियर हो जाता है, बेस बैंड एंड बैंड पास. ये सारा सिग्नल सिस्टम का रिव्यू है बेसिकली जो हम अभी देख रहे हैं. अभी हमने कम्युनिकेशन सिस्टम का जो एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट विल बेसिकली चैप्टर 4. अच्छा, नोट्स शेयर हुए हैं आपके साथ? एक मिनट, मुझे ये प्रेजेंटेशन यस सर, शेयर हो रहे थे. शेयर हो रहे थे. यस सर. चलो अब हो रहे हैं. यस सर हो रहे हैं. अच्छा, यू कैन डिफाइन बैंडविड्थ इन वेरियस वेज. लेकिन चले, मैंने भी एक डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई, और ये याद रखें कि ये जो डेफिनेशन लिखी है दैट इज फ्रॉम द बीपी लाठी बुक. ये जो हम बुक पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं कि जी सिग्नल बैंडविड्थ इज द मेजर ऑफ सिग्निफिकेंट स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स ऑफ अ सिग्नल फॉर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है. और सिस्टम बैंडविड्थ क्या है? कहता है जी सिस्टम बैंडविड्थ इज द मेजर ऑफ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट द सिस्टम कैन हैंडल. मैं दोबारा रिपीट करता हूं, प्लीज रिमेंबर कि दीज डेफिनेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिग्नल बैंडविड्थ इज द मेजर ऑफ अ सिग्निफिकेंट स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स ऑफ अ सिग्नल. Signal bandwidth is the measure of the significant spectral component of a signal for positive frequencies. Or system bandwidth is a measure of the range of frequencies that the system can handle. अब हम कहते हैं कि what is meant by this thing. तो मैं नोट्स ओपन करता हूं कुछ और. आ रहे हैं नोट्स? Yes, sir, आ रहे हैं. Okay. On your screens, you have 2 signals. First one is called a baseband signal, and on your right of your screen, you are seeing 2 अलग signal देख रहे हैं. That is basically a band pass signal. अच्छा, अब हम देखते हैं baseband signal में. तो this is basically significant spectral components of the positive frequencies जो हैं वो ये हैं, और positive frequencies वो कौन से हैं? वो ये हैं जो मैंने हाईलाइट किए. तो जो यहां से लेकर यहां स्टार्टिंग फ्रॉम, क्योंकि ये 0 भी इन्वॉल्व हो रहा है, 0 से लेकर ये जो B की वैल्यू होगी दैट इज बेसिकली बैंडविड्थ ऑफ दैट बेस बैंड सिग्नल. अब हम आ जाते हैं बैंड पास सिग्नल. एक मैं आप फिर ये बताता हूं दोबारा व्हाट इज अ बेस बैंड सिग्नल एंड व्हाट इज अ बैंड पास सिग्नल. अब हम कहते हैं कि जी बैंड पास जो सिग्नल है वो ये सिग्नल शिफ्ट हो गया, ये पूरा सिग्नल शिफ्ट हो गया इधर towards the right. तो जो बैंडविड्थ होगी that will be basically from this part, ये मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं, ये इस पार्ट से लेकर इस पार्ट. तो अब आप गौर से देखें
जो बेस बैंड सिग्नल था वो ही जब बैंड पास सिग्नल में कन्वर्ट हुआ है तो जो नेगेटिव वाला पार्ट था वो भी आ गया इधर। तो जो रेंज ऑफ वैल्यूज हो गई हैं वो 2b हो गई है, यानी अगर 5 थी ये b की वैल्यू, तो जो पीछे 5 था वो भी ऐड हो गया है, तो जो बैंड पास सिग्नल की बैंडविड्थ है वो 10 हर्ट्ज होगी। तो बैंड पास सिग्नल की हमेशा बैंडविड्थ जो होगी दैट विल बी ट्वाइस ऑफ द बैंडविड्थ ऑफ द बेस बैंड सिग्नल। So whenever we need a band pass signal, तो जो उसकी bandwidth होगी we need the twice of the bandwidth of the base band signal। एक और चीज, अब आप कहते हैं कि जी ये सर क्यों कह रहे हैं कि twice of the bandwidth, because जो base band signal होगा और जो band pass signal होगा, जो band pass signal होगा basically that comes from the base band signal, वो base band signal से ही बना हुआ होगा। अब हम पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या करेंगे, अगर हमने एक बेस बैंड सिग्नल है, यानी अब हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज अ बेस बैंड सिग्नल, ऐसा सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसीज लाई करें इन द विसिनिटी ऑफ द ओरिजिन, दैट इज कॉल्ड अ बेस बैंड सिग्नल। ऐसा सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसीज लाई करें अबव द विसिनिटी ऑफ द ओरिजिन, यानी हायर लेवल पे जाके एग्जिस्ट करें, दैट इज कॉल्ड अ बैंड पास सिग्नल। अब आप गौर से दोनों सिग्नल को देखें, जो बेस बैंड सिग्नल है उसकी जो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं वो लाई कर रही हैं इन द विसिनिटी ऑफ अ ओरिजिन, और जो बैंड पास सिग्नल है वो क्रिएट हुआ है अवे फ्रॉम द ओरिजिन। जो उसकी सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं या सिग्नल जो लाई कर रहा है वो फार अवे फ्रॉम द ओरिजिन। फार अवे कहने या अवे कहने, जरूरी नहीं है कि फार अवे ही हो। समझ आ गई है? जी सर। ओके। और एक और चीज, ये जो प्रोसेस होता है हाउ टू कन्वर्ट अ बेस बैंड सिग्नल इनटू अ बैंड पास सिग्नल, तो क्या होता है, हमने सिग्नल एंड सिस्टम में देखा है, हमें पता है कि वी कैन शिफ्ट आवर सिग्नल by multiplying a sinusoidal of a signal, by multiplying that signal with a sinusoidal। अगर हम इस सिग्नल को, ये जो बेस बैंड सिग्नल है, इसको मैं कॉज से मल्टीप्लाई कर दूं, कॉज सिग्नल से, तो जो मेरा बेस बैंड सिग्नल होगा वो कॉज के मुताबिक, कॉज की फ्रीक्वेंसी के वैल्यू के मुताबिक कन्वर्ट हो जाएगा बैंड पास सिग्नल में, एंड दैट इज कॉल्ड। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने बेस बैंड सिग्नल की फ्रीक्वेंसीज को चेंज कर दिया बैंड पास सिग्नल में, यानी फ्रीक्वेंसीज को ही चेंज कर दिया, लोअर लेवल से हायर लेवल पे चले गए। द रेंज ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ सिग्नल इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। वी कैन चेंज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ सिग्नल, और वी कैन चेंज द रेंज ऑफ अ सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू द फेज एज वेल, और वी कैन चेंज द रेंज ऑफ अ सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू द एम्पलीट्यूड एज वेल। These all are the example of the modulation। समझ आ गई? सर If you have any question, you can ask me। सर बेस बैंड को लो पास फिल्टर भी कह सकते हैं? नहीं, अभी हम फिल्टरिंग की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिंपल जो मैंने कब बताया वो समझ आ गए, वो अलग चीज है, फिर उसको हम अलग बाद में देखेंगे, करेक्टराइज करेंगे कि क्या बेस बैंड सिग्नल की समझ आ गई, डिफाइन कर लेंगे तमाम बच्चे व्हाट इज अ बेस बैंड सिग्नल, समझा देंगे किसी को, या मैं दोबारा रिपीट करूं? चलो ये तो बता दो, मैं दोबारा रिपीट करूं? सर एक बार रिपीट कर दो। ओके, मैं उर्दू में रिपीट करता हूं, फिर आप बेस बैंड की डेफिनेशन जो एग्जैक्ट होगी दैट कैन बी रिक्वायर्ड इन एग्जाम, उसको याद कर लीजिएगा। ये देखें, जो सिग्नल होता है बेस बैंड, उसके जो फ्रीक्वेंसी कंटेंट्स होते हैं वो लाई कर रहे होते हैं इन द विसिनिटी ऑफ द ओरिजिन, यानी लो फ्रीक्वेंसी कंटेंट्स होंगे उस सिग्नल के, लेकिन हम उसको डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ऐसा सिग्नल जिसके फ्रीक्वेंसी कंटेंट्स हो, वो विसिनिटी का मतलब है जगह, एरिया, इलाका, जो ऐसा सिग्नल जिसके फ्रीक्वेंसी कंटेंट्स जो है वो अराउंड द ओरिजिन या नियर टू द ओरिजिन क्या कहते हैं हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हो, दैट इज बेसिकली अ बेस बैंड सिग्नल।
और जो बैंड पास सिग्नल होता है वो हमारे पास होता है ऐसा सिग्नल जिसका जो फ्रीक्वेंसी कंटेंट्स हो वो किसी बैंड के रिस्पेक्टिव, सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड के रिस्पेक्टिव अवे फ्रॉम द ओरिजिन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यू कैन डिफाइन दीज थिंग्स। अब ये समझा दिया मैंने आपको, नाउ यू कैन डिफाइन इट इन योर ओन वर्ड्स एज वेल। ठीक हो गया? ठीक है भाई? जी सर, ठीक है। ठीक हो गया। Yes, sir. अब हम आ जाते हैं, मैंने बैंडविड्थ भी बताई है दो चीजों की। बैंड पास सिग्नल की बैंडविड्थ कौन सी होगी और वो कितनी होगी विद रिस्पेक्ट टू द बेस बैंड सिग्नल। दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं बैंडविड्थ को। बैंडविड्थ क्या है? अगर हम सिग्नल बैंडविड्थ की बात कर रहे हैं तो बैंडविड्थ, और जब भी हम कम्युनिकेशन सिस्टम में बैंडविड्थ की बात करेंगे तो याद रखिएगा हम एक बैंडविड्थ बात कर रहे होंगे बेस बैंड सिग्नल की, एक दफा बात कर रहे होंगे बैंड पास सिग्नल की। हो सकता है कि हम बैंड पास सिग्नल की बैंडविड्थ की बात कर रहे हो, तो इसलिए मैं आपको दोनों का रिलेशन बता रहा हूं, जो जनरल रिलेशन है। तो अब हम आते हैं कि सिग्नल बैंडविड्थ, जनरल सिग्नल बैंडविड्थ है क्या? जनरल सिग्नल बैंडविड्थ का मतलब यह है कि जो उसके स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स हैं, ऑल द पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, measure of the spectral components that lie in the positive frequencies, यानी ये 0 से लेकर B तक की जो इस सिग्नल की वैल्यूज हैं, that is called basically bandwidth। और अब हम ये जिस जनरल वैल्यू, अब हम बात कर देते हैं कि जी what is a system bandwidth। सिस्टम बैंडविड्थ का मतलब ये होता है कि सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो कि सिस्टम हैंडल कर सकते हैं। यानी एक सिस्टम है, उसकी बैंडविड्थ है 10 हर्ट्ज, 10 किलो हर्ट्ज। तो जो 0 से लेकर 10 किलो हर्ट्ज तक के जितने भी सिग्नल होंगे उसको वो हैंडल कर सकेगा। 11 किलो हर्ट्ज का कोई सिग्नल आ जाएगा तो वो उस सिस्टम की बैंडविड्थ नहीं होगी। तो जब भी हम सिस्टम डिजाइनिंग की बात करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि हमने कितनी बैंडविड्थ वाले सिग्नल्स को हैंडल करना है, और वो फिर उस सिस्टम की बैंडविड्थ को डिफाइन करते हैं। जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, इनकी बैंडविड्थ डिफाइन की जाती है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कंज्यूमर्स, कि कंज्यूमर्स कितनी बैंडविड्थ लेंगे। समझ आ गई? ठीक है? जी सर, ठीक है। यस सर। अब मैं आपको एक रीडिंग मटेरियल देता हूं, उसको पढ़ लीजिएगा। और फिर क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो फर्स्ट 3 वीक्स ऑलमोस्ट होंगे, दैट विल गोना बिलोंग टू द रिव्यू ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। तो 2 वीक हो गए हैं, 1 वीक और अगला भी हम दूसरे चैप्टर को और तीसरे चैप्टर को देखेंगे, क्योंकि तीसरे में हम पेस बढ़ा देंगे, फॉरियर हम पढ़ के आए हुए हैं। अब मैं आपको रीडिंग मटेरियल देता हूं जो आपने पढ़ना है। मेरे अभी मैं थोड़ी देर बाद दोबारा देख लूंगा, वैसे तो अपलोडेड होंगे LMS पे और ओपन कोर्सवेयर पे। कम्युनिकेशन सिस्टम के कोर्स में ये जो नोट्स 1 आपके सामने आ रहे हैं, 1.2 और 1.1, इनको पढ़ लीजिएगा। मैं वैसे जुमे वाले दिन पढ़ाऊंगा, इनका रिव्यू दूंगा कुछ चीजें कि आइडियल डिस्टॉर्शनलेस सिस्टम क्या होता है, बैंडविड्थ, जैसे ये अगला प्रोसेस आता है हमारा या टॉपिक आता है कि बैंडविड्थ मेजरमेंट कैसे होती है, क्या प्रोसेस है उसकी, क्या टेक्निक्स हैं, ये देखना है हमने। फिर ये जो मैं आपको बता रहा था कि किस तरह बेस बैंड सिग्नल बैंड पास सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है, मॉड्यूलेशन, जर्नल मॉड्यूलेशन की जो डेफिनेशन है फॉरियर ने दी है वो किस तरह अडॉप्ट हो रही है, कैरियर सिग्नल क्या है, ये सारी चीजें हम नोट्स 1.1, नोट्स 1.2 दैट इज गिवन ऑन योर स्क्रीन्स, और सेकंड केस में जो चैप्टर 1 है उसमें जो फीचर्स हैं उनको आपने पढ़ना है। ठीक हो गया? दैट इज फॉर योर होम असाइनमेंट एज फॉर एज फ्राइडे। और फिर इंशाल्लाह फ्राइडे वाले दिन CR विल गोना लेट यू नो कि हमारा लेक्चर कितने बजे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है भाई? जी सर, मैं कंफर्म कर दूंगा। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, मैं अटेंडेंस मार्क कर लूं और फिर आप चले जाइएगा। ये नोट्स ग्रुप में शेयर कर दें। मैंने बेटा पूरा डिटेल में बताया है, अब मैं और क्या बताऊं? पूछो, आप पूछते रहो, मैं जरा स्क्रीन में ये नोट डाउन कर लूं अटेंडेंस। साथ इसमें से देखिएगा कौन सा बच्चा नहीं आया। कितने 26 पार्टिसिपेंट हैं यार, ये तो बहुत ज्यादा
कम आए हुए, कहाँ चले गए पार्टिसिपेंट? एक मिनट ठहरे यार, मैं इसकी स्क्रीनशॉट ही ले लेता हूँ।